सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हुआ और उनको सज़ा हुई और उसके बाद हमने देखा कि फ़ैसलों में जो अदालतों में केसेस चल रहे थे इमरान खान और पीटीआई के दीगर लोगों पर, उनमें एक तेज़ी आ गई। कल हमने देखा कि 9 मई पर एक फ़ैसला आया जिसमें 10 साल की कैद हुई। जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं उन पर भी, उसके अलावा एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, इन सब पर। और आज तोशा खाना जो केस 2 का फैसला था वो भी आ गया जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल कैद सुना दी गई है, यानी सज़ा बाकायदा तौर पर सुना दी गई। अभी ये सिलसिला रुकना नहीं है, ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और अभी 9 मई की केसेस है, GHQ हमला केसेस हैं जिन पर अभी फैसले आने बाकी हैं। उसके अलावा उसको कहीं ना कहीं एक गठ जोड़ की भी बातें की जा रही हैं या रिलेट किया जा रहा है फैज़ हमीद केस से भी कि जब 9 मई का फैसला होगा और अगर किसी किस्म का कोई गठजोड़ साबित हो गया, जिससे ये बात हो रही है कि पीटीआई के वो लोग जो कि फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होते रहे हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा, कोई उन पर छूट नहीं होगी। और कवी इम्कान है कि अगर ये गठजोड़ साबित हो गया तो उनके केसेस भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। अब जो केसेस में तेज़ी आई है, ये किस चीज़ का इंदिया दे रही है? क्या ये वही बात है कि जब फैज़ हमीद का केस आया या फैसला आया तो उससे ये कहा गया कि पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है? क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है? इससे पहले कि हम इस पर डिटेल गुफ्तगू करें, जो आज तोशा खाना 2 केस का जो तफसीली फ़ैसला है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं इमरान खान पर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर, वो आपके सामने रख देते हैं। मुजरिमान पर इल्ज़ाम था कि 2021 में सऊदी वली अहद से बेलगरी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल कीमत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वज़ारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुलज़मान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख यानी 59 लाख रुपए लगवाई, जबकि असल कीमत 7 करोड़ से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और ईयर रिंग्स शामिल थे। मुलज़मान की जानिब से सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफ़ा तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया और ना ही उसकी सही कीमत लगवाई गई। बानी और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इनामुल्लाह शाह के ज़रिए सुहेब अब्बासी पर प्रेशर डालकर कम कीमत लगवाई और इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाह भी हैं। जो आज तफसीली फ़ैसला आया है उसके जो अहम नुकात हैं वो भी आपसे शेयर किए देते हैं। अदालत ने दोनों मुजरिमान को धोखादही और बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुजरिम करार देकर 17 साल की सज़ा सुनाई है। मुजरिमान ने बाहिमी इरादे और मिली भगत से रियासती तवाइफ अपने पास रखे। बानी पीटीआई अवामी खिदमत गुजार थे, इन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई थी। बानी पीटीआई ने धोखादही से तसर्रुफ करके खयानत की। बुशरा बीबी ने तहाइफ वसूल किए मगर तोशा खाना में जमा नहीं करवाए। कम कीमत लगवाने के लिए दबाव डालना और तोहफा अपने पास रखना मुजरिमान का बाहमी ताउन से गैर कानूनी अमल था। मुलज़मान के खिलाफ ठोस सबूत काबिल एतमाद और वज़नी है जिनकी बुनियाद पर मुलज़मान को मुजरिम करार दिया जाता है। ये तो हो गया आज का केस। मुख्तसरन हम नज़र डाल लेते हैं उन तफसीलात पर जो अभी मुकदमात हैं बानी पीटीआई पर। बानी पीटीआई पे कुल दर्ज मुकदमात की तादाद तकरीबन 187 है। बानी पीटीआई को कुल 6 मुकदमात में सज़ा भी हो चुकी है। 2 मुकदमात जिनमें साइफर और इद्दत केस हैं उनमें बरीयत भी हो चुकी है। तोशा खाना फौजदारी केस और तोशा खाना 1 में सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें भी हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बानी पीटीआई के खिलाफ मज़ीद संगीन मुकदमा जिनमें 9 मई GHQ हमला केस के फैसले आने अभी बाकी हैं। इनका रिएक्शन क्या होगा? क्या इस किस्म के जो फैसले आते हैं उसको अवाम बाय करती है, नहीं करती है? उसके असरात किस हद तक होते हैं? मुल्क की सियासत पर उसके असरात क्या मुरतब होंगे? और उसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, ये और कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में।
हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, और जावेद चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जावेद चौधरी साहब, आज से आपसे इस बात का आगाज़ किए लेते हैं, और आज तोशा खाना जो केस 2 था उसका फैसला भी आ गया, जिसमें 17 साल जो है वो सज़ाएँ दे दी गई हैं दोनों को, यानी इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी। सवाल ये जानना है कि जब फैज़ हमीद का केस का फैसला आया था, उसके बाद ये बात हुई थी कि पीटीआई पर मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, और एकदम से हमने तेज़ी देखी है मुकदमात में के फैसलों में। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्या चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब? सबूत ज़ाहिर है इसके सारे आ चुके हुए थे, सिर्फ फैसला बाकी था, और आखिरी 10 मिनट की एक हेयरिंग होनी थी जिसमें इस फैसले को सुना देना था। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही थी, कुछ मुलाकातें वो करना चाहते थे, मुलाकातों पर पाबंदी थी, कोई वकील वहाँ जेल में जा नहीं सकता था, कोई और भी नहीं जा सकता था, तो इस वजह से इस केस का जो फैसला है वो ज़रा ताख़ीर का शिकार हुआ, और आज उस फैसले को सुना दिया गया। गो इसके अंदर अगर वकला को इजाज़त दे दी जाती, वो वहाँ पे मौजूद होते, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी भी वहाँ पे होती, और प्रॉपर अनाउंस किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, यानी इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन जिन केसेस का जिक्र आप कर रही हैं या जो यहाँ पे बात की जाती, वो तो 9 मई से रिलेटेड केसेस हैं, वो अभी खुले ही नहीं। वो आने वाले दिनों में उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, वो आने वाले दिनों में केस बनेंगे जिसमें फैज़ हमीद साहब की एक गवाही भी शामिल होगी। जब फैज़ हमीद साहब की गवाही होगी तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर प्रॉपर केस बनेंगे, और वो केस डिफरेंट होंगे, इन तमाम केसेस से मुख्तलिफ होंगे। तो वो अभी नहीं आए जी, वो अभी नहीं आए, और अगर गठजोड़ साबित हो जाता है किसी किस्म का तो फिर केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपकी बात ठीक है जी। ओके मोहसिन बेग साहब, आपकी मैं एक्स पे पोस्ट भी देख रही थी अभी, जिस तरह से जावेद चौधरी साहब ने कहा कि केस को बेहतर तरीके से अंजाम उसका दिया जा सकता था, वकला होते, बुशरा बीबी होती, इमरान खान होते, लेकिन अभी आपकी एक पोस्ट थी जिसमें आपने ये मेंशन किया, क्योंकि चल यही रहा है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में, वकला की भी गैर मौजूदगी में, और उनके आने से पहले ही जज जो है वो फैसला सुना के चले गए, लेकिन आपने एक पोस्ट की है कि वहाँ पर बुशरा बीबी भी मौजूद थी, इमरान खान भी मौजूद थे, और वो अपने वकील से खाइफ भी थे। ये आपके पास कंफर्म खबर है मोहसिन बेग साहब? बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए, ये हो नहीं सकता कि मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में कोई भी जज फैसला सुनाए। पहले इमरान खान को अदालत में लाया गया तो उन्होंने आते साथ ही कहा कि जी बुशरा बीबी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी वो भी आ रही हैं, वो भी आ गई। लॉयर्स मौजूद थे, दोनों साइडों के लॉयर्स की हाजिरी लगी, जिस पे इमरान और बुशरा बीबी ने कहा जी हम इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट करते हैं, लेकिन वो कमरा अदालत में ही पिछली सीटों पे मौजूद थे जब फैसला सुनाया गया। अब हकीकत तो मैंने पोस्ट पे कर दी है, कोई मुझे चैलेंज कर दे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग जेल के अंदर होती है। तो ये तो गलत बात है कि जी मुल्ज़मान थे ही नहीं और जज साहब ने, ये ऐसा होता नहीं है कभी भी। तो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे, उनका लायर भी मौजूद था। उसने बाहर निकल के जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने थोड़ा सा गलत बयानी से काम लिया मेरे ख्याल में, क्योंकि वो वहां पे अगर उनकी हाजिरी ना होती, उनकी नुमाइंदगी ना होती, तो जज कभी एब्सेंशिया में सजा नहीं देते, क्योंकि वो आगे जाके चैलेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में बातें तो कही हैं, अब बाइकआउट कर दें। इतना लंबा केस चला तोशाखाना 2 का, उसकी सारे एविडेंस जो हैं दोनों साइडों से बहुत कोशिश की गई, लेकिन हर चीज को पॉलिटिसाइज करना मैं समझता हूँ ये इनका वतीरा बन गया है, और बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लॉ की प्रोसीडिंग्स हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। जब ये पावर में थे तो ये भी लोगों के साथ यही करवा रहे थे। अब जरा हालात बदले हैं तो नेचुरली बदलते हालात में तो तकलीफ तो होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ जावेद चौधरी साहब। अब ये जो सिलसिला अब चल निकला है, जैसे आपने 9 मई के केसेस का भी जिक्र किया, और अब लग ये रहा है कि वो भी अनकरीब, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद का जो केस था, जो फैसला सामने आया था, उसमें आखिरी पैरा में यही था कि अभी इस पर फैसले होने बाकी हैं, यानी उस पर अभी केसेस चलने बाकी हैं किसी भी एंड तक। तो इसमें अब आपको आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी मुश्किलात इमरान खान के लिए दिखाई देती हैं, और क्या होने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है इमरान खान का? क्या इमरान खान ख़त्म शुद वाली सीन चल रहा है, अब शुरू हो गया? ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहेवियर पे, क्योंकि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो
एक मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की हुई है। हर एतवार को वो किसी न किसी ज़िले में जाके वहाँ पे खिताब करते हैं और वहाँ पे लोगों को जमा करते हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ईद के बाद, ये जो मार्च के महीने के बाद यानी अप्रैल में, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं। उससे पहले वो मुख्तलिफ अजला के अंदर जाके इसी तरह जलसे करेंगे, तकरीरें करेंगे, और उसके बाद फिर जब वो मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो 12-13 दिन वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाएंगे। वो एक एक अजला के अंदर से लोगों को निकालेंगे और 12-13 दिन तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो चलते रहेंगे, ताकि इससे पहले जब भी इस्लामाबाद की तरफ यलगार की जाती थी तो फ़ौरन वो पंजाब की हदूद में दाखिल हो जाते थे, जिसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर है एक रेजिस्टेंस का मुजाहरा होता था। तो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक ने यह फैसला किया है कि वो 10-12 दिन जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो प्रोटेस्ट करें, यानी लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को सड़कों पे लेके आएँ, फिर वो एक हजूम इकट्ठा हो और फिर थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ना शुरू करे और उसके अंदर मोमेंटम बढ़ता जाए, उसके अंदर लोग बढ़ते जाएँ, और जब वो तकरीबन 7-8 लाख हो जाएंगे बकौल उनके, तो फिर उसके बाद वो पंजाब के अंदर दाखिल होंगे या इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। तो अगर वो उस तरफ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल ये है कि रियासत के पास जितने कार्ड्स हैं वो रियासत वो खेलेगी। उसके अंदर ज़ाहिर जनरल फैज़ हमीद साहब की अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आएंगे, कि जैसे कि जनरल फैज़ हमीद साहब का हाथ से लिखा हुआ एक ख़त है, बल्कि एक ऑर्डर है जो उन्होंने पार्टी के लोगों को दिया था, और वो ज़ाहिर बीइंग एक्स आर्मी पर्सन और 5 साल के अंदर अंदर रह के वो किसी पॉलिटिक्स के अंदर वो अपने आप को इंडल्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तहरीरन पार्टी को जो है उसकी अनान को संभाला और उस पर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी। फिर उनका एक लैपटॉप निकला है, लैपटॉप के अंदर जो पार्टी को इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं, और इसके अलावा जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके पास नहीं होने चाहिए थे वो भी उसके अंदर हैं। फिर कुछ मोबाइल फ़ोन हैं जो रिकवर हुए हैं, और इसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने भी कुछ गवाही, कुछ दस्तावेज़ जो हैं वो FIA के हवाले किए थे। तो वो सारी चीज़ें फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना ऑफिस है, जब वहाँ से जो सिस्टम है वो जब उठाए गए, यानी कि कंप्यूटर उठाए गए, तो उसमें से जो कुछ निकला है, फिर जो मोबाइल फ़ोन से वो तेज़ी से बदलते रहे हैं, वो फ़ोन जब रिकवर हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे 9 मई और 10 मई के जो केसेस हैं वो बन जाएंगे और ज़्यादा खौफनाक तरीके से बन जाएंगे। और जो लोग फैज़ हमीद साहब को जानते हैं वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर वो वादा माफ़ बन जाते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो फिर ये एक नया बहरान इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला रवैया क्या होता है। क्या वो सिर्फ एक तहजीब याफ्ता सियासत करना चाहते हैं, महज़ब सियासत करना चाहते हैं और मामलात को वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहते। अगर तो वो तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहते हैं, ट्वीट्स को कंट्रोल कर लेते हैं और जो उनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं उनको भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बस में रखते हैं, और फिर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कोई इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करना ऐलान नहीं करते, तो फिर ये मामला जो हैं वो मेरा ख्याल है टल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सरगर्मी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर उस साइड से हीट बढ़ाई जाती है तो इस साइड से भी हीट बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे उज़मा खान साहबा को मौका दिया था कि वो इमरान खान साहब यानी अपने भाई से मुलाकात करें और मुलाकात करके अपने जो वर्कर्स हैं उनको बताएं कि उनकी सेहत ठीक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बाहर निकल के उज़मा खान साहबा ने कह दिया कि इमरान खान साहब मरीज़ कह रहे हैं और फिर जो ट्वीट्स आनी शुरू हुई तो उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल भी आया। तो सेम इसी तरह अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अमल होता है तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी होगा, और वो ज़ाहिर है जो कानून होते हैं रेजिस्टेंस के उसके मुताबिक होगा कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है और वो अमल से ज़्यादा होता है, तो वो अमल से ज़्यादा होगा। तो अब ये डिपेंड करता है अगले 1-2 महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होती है। अच्छा, तो जावेद चौधरी साहब, आपने देखा कि आज जब जो केस हुआ उसके जो फैसला आया उसके बाद एक तो जो इनके वकील थे सलमान साहब उन्होंने बात की, फिर अलीमा खान उन्होंने कहा बाकी बात अलीमा खान ने जब फिर कहा है कि इमरान खान ने ये मैसेज दिया है सुहेल अफरीदी को कि तैयारी पकड़ लें, मतलब ये इबादत है, मैं तो शहादत भी मुझे कबूल है लेकिन आप तैयारी पकड़ लें। तो क्या इस मैसेज का भी असर होगा और फौरी तौर पर अब ये चीज़ें आपको लगता है कि एग्जीक्यूट होंगी? देखिए, सुहेल अफरीदी साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तैयारी तो उन्होंने पकड़ी हुई है। वो मसलसल ये कह रहे हैं तैयारी का इशू नहीं है, इशू ये है कि किस वक्त वो सड़कों पे निकलते हैं। अगर वो सड़कों पे निकलते हैं तो फिर इस साइड से हर किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो आएगा फिर। और साथ ये जहन में रखें कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के मामलात को हैंडल नहीं कर रही, अब जेल सुप्रिटेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट को एम्पावर कर दिया गया, पंजाब गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया कि आप जाने और इमरान खान साहब जाने और उनका केस जाने।
अब जितने बड़े फैसले हो रहे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, उस पर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका अमल दखल कम होता चला जा रहा है। और सुप्रीडेंट जो है उनको कहा गया है कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसके मुताबिक इमरान खान साहब को डील करें। इन्हें एक्स प्राइम मिनिस्टर आप ना समझें और इन्हें आप एक नॉर्मल जो एक मुलजम है या मुजरम है उसके तौर पर लें। अगर ये गलत कर रहे हैं तो फिर जो इनके राइट्स हैं वो दें और जो राइट्स नहीं है वो बिल्कुल ना दें। तो आने वाले दिनों में सुप्रीडेंट का किरदार मज़ीद उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। ये जो खाना इमरान खान साहब को बाहर से मिल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, मुझे लगता है कि सुप्रीडेंट साहब इसके ऊपर भी पाबंदी लगा देंगे और जेल का खाना इमरान खान साहब को देंगे, क्योंकि उसको एम्पावर कर दिया गया है। अब वो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार है और उसे कहा गया है कि आप अपना हक जो है या अपने जो राइट्स हैं जो या कानून ने आपको जो कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, जो इख्तियारात दिए हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। तो वो इस्तेमाल करेगा। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट डील कर रही है और साथ साथ सुप्रीडेंट साहब जो है ना वो डील कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि वो ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पुरानी पार्टी है और 40-45 साल से वे इक़्तिदार में भी हैं। इनको पुलिस का पता है कि पुलिस के इख्तियारात कितने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस के इख्तियारात इनके ऊपर इस्तेमाल हुए। तो अब वो उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी। तो आने वाले दिनों में जो कुछ भी होना है वो इमरान खान साहब और पार्टी के बिहेवियर पे है। बिल्कुल ठीक है, और जाहिर सी बात है आप जितनी भी कोशिश कर लें केपी से आप लोगों को निकाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो मूव नहीं एक बड़ी मूवमेंट बन सकती जब तक पंजाब ना निकला है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आके इसको कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मोहसिन बेग साहब, इसी की कंटिन्यूटी में अगर आप इस बात का जिक्र करें, क्योंकि हम एक मफाहमती मिशन फवाद चौधरी और दीगर के साथ भी देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब से बात होती है तो वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है पीछे कोई ना कोई तो है, किसी ना किसी से तो कोई बात हुई है, किसी ना किसी से तो कोई ना कोई यकीन दहानी मिली है जो हम ये काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मुझसे ज़्यादा मौलवी महमूद साहब के ताल्लुकात हैं और किसी ना किसी उम्मीद पर हम आगे बढ़ें या किसी ना किसी एक यू नो व्हाट आई मीन। तो वाकई कोई ना कोई रास्ता है या कोई ना कोई रास्ता इनको दिया गया है लास्ट ऑप्शन के तौर पर? देखिए, बेसिकली तो कोई रास्ता नहीं है। ये एक क्रिमिनल केसेस में इनको सजाएं हुई हैं और जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो मैं ये समझ रहा हूँ सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। वो पार्टी छोड़ चुके हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई छोड़ी वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है और वो जिनसे मिल रहे हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पीटीआई बानी के इर्द गिर्द घूमती है, उसी के ऑर्डर्स हैं, उसी की वैल्यू है, किसी और शख्स की वैल्यू नहीं है। जहाँ तक बात है कि आया कोई नेगोशिएशंस, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ नो नेगोशिएशंस। बिल्कुल ये नेगोशिएशंस अगर वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से होगी तो वो नहीं होगी। आपको क्रिमिनल केसेस में सजा हुई है, आपका एक ही रास्ता है, आप कोर्ट में जाइए, अपील दायर करें। आपको कोई कोर्ट से जिस तरह पहले रिलीफ मिल रहा था वहाँ अब शायद वहाँ उस तरीके से ना मिले, लेकिन रास्ता वही है। जहाँ तक बात रहेगी कि जी एजिटेशन करेंगे, केपीके से आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं आएंगे। अच्छा। दूसरी बात, ये एहतजाज करके देख लें, ये जो भी मुज़ाहमत क्या करनी है। आप एक देखें, इसको हर चीज को बानी के लिए रूल्स टिल्ट नहीं किए जा सकते, रूल मुख्तलिफ नहीं हो सकते। या तो आप रीराइट कर लें सारे कवानीन और इसको इस बेस पे छोड़ दिया जाएगा, बड़ा पॉपुलर है जी। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, चोरियां की हुई हैं, फ्रॉड किया हुआ है, पैसे हजम किए हुए हैं, आप उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, बड़ा पॉपुलर है जी, बहुत इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, लॉ ये तो खुद कहता था लॉ। लेकिन मोहसिन बेग साहब ठीक है, नहीं होंगे, पॉपुलैरिटी है नहीं है वो साइड पे रख दें, लेकिन क्या हमारी तारीख नहीं बताती? आसिफ जरदारी साहब पे कौन से केसेस नहीं थे? तोशा खाना केसेस भी थे, दीगर केसेस भी थे। जब अच्छा वक्त आया सारे केसेस माफ़ हो गए। यही नवाज शरीफ साहब थे, कौन से केसेस नहीं थे? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी थे। इवन जो वज़ीर आज़म है अभी सेम डे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अच्छा वक्त आ गया, वज़ीर आज़म बन गए, सारे केसेस ख़त्म हो गए। तो हमारी तो तारीख ये बताती है। एब्सकॉन्डर करार दिए गए थे नवाज शरीफ साहब, इतने संगीन उनके ऊपर जुर्म थे, वापस आए, क्लीन चिट मिल गई। जब अच्छा वक्त आता है और बड़े लोग अच्छा हो जाते हैं अच्छे उनकी नज़र में, तो सारे केसेस ख़त्म नहीं हो जाते, बड़े से बड़े क्रिमिनल केसेस। अच्छा, आपकी बात भी आगे लेके चलते हैं, अच्छे टाइम का तो फिर इंतजार करें। अगर ये समझ नहीं वो तो नहीं लगता ना।
नहीं नहीं, सुन ले, अगर ये समझते हैं मैं डरा के, धमका के, एहतजाज करके, रियासत को ब्लैकमेल करके, रियासती अदारों को डरा के, ब्लैकमेल करके मैं रिलीफ ले सकता हूं, तो लेके दिखाएं। दूसरी बात, आज भी जब ये कोर्ट में आए तो ये शाउट कर रहे थे और वही कि जी मैं बिल्कुल बाइकाट करूंगा। आप मुल्जिम हैं, आप ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, आप जेल में कोर्ट के अंदर हैं, आपके राइट्स ये नहीं कि आप वॉकआउट करें और वो बाइकआउट करें। मकसद ये है कि ये समझते हैं, इनके जहन में ये है कि मैं लोगों को डरा के, इनका सोशल मीडिया, इनकी आदत, ये जो जितने सोहनी ये इजरायली या जूश लोग हैं, वो उनका पैटर्न यही होता है कि अगले को अंडरमाइन करो और दबाओ। अब वो सूरत हाल मुख्तलिफ है, अब वो रजीम मुख्तलिफ है। हाँ, आपने सियासत करनी है, आपने मिडल रास्ता इख्तियार करना है, वो करें, सियासत करें, पार्लियामेंट में जाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मिलें, तो शायद आपका अच्छा वक्त आ जाए। अगर आप समझे कि आप जोर जबरदस्ती कर लेंगे, रियासत को डरा लेंगे या रियासती इदारों को डरा लेंगे, वो ये करके देख चुके हैं, कितनी बार तो इस्लामाबाद में दावा बोल चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही उससे इनको रिलीफ मिल सकता है। और जो आप तारीख मुझे बता रही थी, उस तारीख में ये काम कभी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। 9 मई वाला उन्होंने इस्लामाबाद में 9 मई तो ना किया हो, मैं 9 मई की एग्जांपल भी नहीं दे रही, मैं तो तोशा खाना केसेस और दीगर की बात कर रही हूँ कि ये क्रिमिनल केसेस यही है ना, बेसिकली ये भी क्रिमिनल केसेस ही है ना। बिल्कुल है। और देखिए, उसमें जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, उन्होंने केसेस को फाइट किया, कुछ रिलीफ उनको अदालतों से मिला। नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर रहे लेकिन अदालतों में पेश होते रहे। उन्होंने ये जब एब्सकॉन्डर रहे तो अदालतों में पेश कैसे होते रहे? वो तो चले गए थे, उनको तो एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया था, 4 हफ्ते के लिए गए थे। नहीं मैडम, उनको बाहर आपने भेजा या मैंने भेजा? किसने भेजा था? ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं जनरल बाजवा ने भेजा था ना। देखिए, अभी आप टिल्ट मत करें। नहीं, मैं नहीं कह रही सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। नहीं, ख्वाजा आसिफ को छोड़ दें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सुबह मुझे 11 बजे फोन करके इमरान खान ने कहा कि मैं इसको जाने दूं। अच्छा। तो कैबिनेट का डिसीजन था जिसपे ये गए। बाजवा साहब ने कहा होगा, तो वो तो मंजीर आम पे नहीं है ना, डिसीजन मेकर तो प्राइम मिनिस्टर था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अप्रूवल देके उनको बाहर भेजा। तो मकसद ये है। आपने क्या मशवरा दिया उनको जब आपसे पूछा? तो मैंने कहा जाने दें। ओके, बिल्कुल जाने दें। और आज भी अगर मैं समझता हूं कि इमरान खान बिहेव करे और चीजें स्मूथ करे, ये समझता है मैं मतलब अभी तक उनके दिमाग में ना वो प्राइम मिनिस्टरशिप और वो गुरूर और तकब्बर और वो सारे उनके मिजाज का हिस्सा है। बैठे हुए फोर्सेस उसको यकीन दिला रही हैं कि वो शायद इस तरीके से छूट जाएगा। ये नहीं छूटेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो उनके मिजाज का हिस्सा है, मेरा ख्याल है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है गाहे बगाहे। जावेद चौधरी साहब, जल्दी मिजाज चेंज हो जाएगा, फिक्र ना कर। हाँ चले, जावेद चौधरी साहब, अब ये जो बातें आती हैं इसको ज़रा आप भी ज़रा बताएं कि वाकई सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो चुके हैं, ये सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं, बंद गली में पीटीआई की सियासत दाखिल हो चुकी है, इमरान खान के लिए कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं है, और जो पहले डील की या ऑफर की खबरें आती थी उनमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। देखिए, अगर इंसान जिंदा है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। अगर इंसान फौत हो जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, केस उनके ऊपर चल रहे हैं और वो ज़ाहिर सज़ाएँ भी भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हयात हैं, ज़िंदा हैं। तो अब अगर वो ज़िंदा हैं तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मसलन कहा यह जाता था कि कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के बाद वापस नहीं आएगी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस भी आई पाकिस्तान में और उन्होंने 1988 में गवर्नमेंट भी बनाई। जबकि उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब थे और वो बार बार ही कहते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ वापस नहीं आ सकते, बस ये ख़त्म हो गया चैप्टर, ये पार्टी ख़त्म होगी। बल्कि इस पार्टी को टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था अल-जुल्फ़िकार की वजह से। लेकिन उसके बाद एक हादसा हुआ और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस भी आई, उसने इलेक्शन भी लड़ा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी और असलम बेग साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उन्होंने सल्यूट भी किया बीबी को और उन्होंने वार्मली वेलकम भी किया। और बल्कि उनके ओथ उठाने से पहले जनरल असलम बेग साहब उनसे मिले और उनसे बड़े कहा कि जी आप मुल्क की क़यादत करें। और उसके बाद फिर बीबी चली भी गई, फिर उसके बाद आई, फिर वापस चली गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती रही, जाती रही।
और कैद में भी रहे, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि 10 साल तो आसिफ अली जरदारी साहब कैद के अंदर रहे और बड़े बड़े उनके खिलाफ केसेस बने और ऐसे ऐसे केसेस बने कि जिनके ऊपर बड़ी हैरत होती है। मसलन एक गाड़ी उन्होंने थी और उसका टैक्स अदा नहीं किया था, वो केस भी था और उसमें भी वो अंदर रहे हैं। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ हैं, उनके ऊपर हाईजैकिंग का केस बन गया कि उन्होंने त्यारा अगवा किया था जबकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, त्यारा कैसे अगवा कर सकते थे। फिर उनको उम्र कैद हो गई। उसके बाद फिर वो अब उनकी चौथी गवर्नमेंट है इनकी पार्टी की। तो अगर तो बंदा हयात हो, ज़िंदा हो तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब ज़िंदा हैं तो हर चीज़, हर इम्कान मौजूद है। हो सकता है कल जेल के अंदर जाके इनको सल्यूट करके, इनको सलाम करके इनको बाहर लाया जाए और फिर ये इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने और एक बड़ी ताकतवर गवर्नमेंट बने इनकी और फिर एक वन पेज हो जिसके अंदर दोनों साइडों से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा जाए कि ये बड़ी शानदार गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब भी दोबारा आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दे दें। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ये जहन में रखें आप। इससे हटकर ज़रा ये इमरान खान और पीटीआई से, आपको याद होगा जब बहुत अरसे बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा से मीडिया पर आए तो उन्होंने फिर एक दफ़ा एहतसाब की बात की। ये बात है जनरल फैज़ हमीद से के फैसले से पहले कोर्ट मार्शल के, और उन्होंने कहा कि जी सबका एहतसाब होना चाहिए और हम करते हैं बात, और ये वो जजेस की भी बात हुई, सबकी बात हुई। अब जनरल फैज़ हमीद के बाद एक खामोशी है, कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब के ना उन्होंने उस पर कोई कमेंट किया कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसके बाद किसका होगा। आपको लगता है कि जो एहतसाब का जो बयानिया था या जो मुतालबा था जनरल फैज़ हमीद के बाद नवाज शरीफ साहब का, वो ख़त्म हो गया या मुकम्मल हो गया? चौधरी साहब देखिए, ये जो वोट को इज़्ज़त दें और जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को वापस बैरक्स में जाना चाहिए, ये एक बंदूक है। और ये बंदूक जो है ना, दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी दीवार के ऊपर लटका रखी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पाकिस्तान मुस्लिम नून भी शामिल है, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी। कभी कभी इनको ये बंदूक नज़र आ जाती है, राइफल नज़र आ जाती है दीवार पर लटकी हुई, तो ये उसको निकालते हैं, निकाल के एक हवाई फायर कर देते हैं, ये बताने के लिए कि जनाब हमारा वोट को इज़्ज़त दो का नारा अभी तक ज़िंदा है और रूल ऑफ लॉ जो है वो भी ज़िंदा है, जमहूरियत का जो दावा है वो भी ज़िंदा है। जब ये हवाई फायरिंग करते हैं तो उसके बाद दूसरी तरफ से जब एक फायरिंग की जाती है तो उसके बाद चुप करके बैठते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी उसका मकसद ये नहीं है कि वो जनरल बाजवा साहब को कुछ सज़ा दिलवाना चाहते हैं या साकिब निसार साहब का एहतसाब करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, या जमहूरियत चाहते हैं, या वोट को वाकई इज़्ज़त दिलवानी चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक हवाई फायर किया था और उसका मकसद ये था कि मैं अभी हूँ और मेरी तरफ भी गौर करें, आप मेरी तरफ भी देखें। और उसके बाद उन्होंने वो दोबारा जो राइफ़ल थी या बंदूक थी उसको दोबारा दीवार पर लटका दिया। जिस तरह कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह करेगी, वो बाहर निकलेंगे, एक हवाई फायर करेंगे, उसके बाद दोबारा उसको दीवार पर लटका देंगे। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं या कोई रूल ऑफ लॉ चाहते हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। जितनी चाहे ये हवाई फायरिंग कर लें, अब दोबारा उसके रिवाइवल के चांसेस बहुत कम है। मोहसिन बेग साहब, मैं आपके पुराने प्रोग्राम में सुन रही थी, किसी प्रोग्राम में जिसमें आप ऑल नॉट वेल की इशारा देते। खैर वो सूरत हाल इस हद तक कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे शायद कोई एतराज़ात हैं। ये ऑल इज़ नॉट वेल, ये वफाक तक महदूद है या पंजाब तक महदूद है या इसके असरात वफाक में भी हैं? देखिए, वफाक में तो इस वक्त मेरे ख्याल में इनके जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उनके तो मैं समझ रहा हूँ अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मिलकर काम करने से शायद इकॉनमी का रिवाइवल हो जाए और उसके ऊपर कोशिश भी हो रही है। जहाँ तक बाकी प्रोविंसेस की बात है, नेचुरली कुछ रिजर्वेशंस हैं उनको जिस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट खासकर उन्होंने काफ़ी बर्डन उठाया इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी, और वो समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त प्रोविंसेस में हुकूमत कर रही हैं उनको भी ये बर्डन और इसको शेयर करना चाहिए। और इकानमी और बिजनेस का रिवाइवल जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके रूल्स कवानीन जो भी टैक्सेस हैं उसके ऊपर बात है। तो जहाँ तक बात अभी मैं सुन रहा था चौधरी साहब को, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, मैं या चौधरी साहब हम जो एनालिसिस करते हैं ना वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हम लोग नजूमी नहीं है, ख्वाब नहीं देखते। आज की जो बात आप मुझसे आज के एनालिसिस लेंगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर में खान साहब निकलेगा, हो सकता है अमेरिका का सदर बन जाए,
लेकिन आज के हालात में वो कभी नहीं होगा। ये क्रिमिनल केसेस हैं, या तो चोरी ना की होती तो ये सजाएं ना होती। मकसद ये है कि आप ने जो भी रास्ता इख्तियार किया वो रियासत के खिलाफ गया। आप हुकूमतों के खिलाफ कुछ भी करें, कोई मसला नहीं है। आपने IMF को खत लिखा, आपने हर वो काम किया इंटरनेशनल लेवल पे जिससे रियासत डैमेज हुई, जिससे रियासती अदारे डैमेज हुए। तो इसकी माफी जरा मुश्किल मिलती है प्रीवियस तारीख में। जहां तक पीपल्स पार्टी का हवाला दिया गया, नून लीग का हवाला दिया गया, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी डायनेस्टी समझ लीजिए, खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज थी। इनके यहाँ तो इन्होंने तरीके इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। एक फैन क्लब, वन पार्टी रूल, वन डिसीजन, ये जितने मार्केट में फिर रहे हैं ये सब मैसेंजर हैं। फैसला उसी का है, अंदर वाले का। वो किसी की जरूरत है कि क्रॉस द टेबल बैठ के किसी से नेगोशिएट कर ले, या उसके बिहाफ पे कोई बंदा इनकी पार्टी का वादा कर ले किसी अपोनेंट एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से? नहीं, इसने पॉलिटिकल पार्टी उसको बनने ही नहीं दिया। ये फैन क्लब है, होगी पॉपुलैरिटी, वोट भी होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सारे लोग तो इसको छोड़ के चले गए जब थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ी सी मसला हुआ। आपने देखा बल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी एवरीडे, मैं भी छोड़ रहा हूँ, वो भी छोड़ रहा है। जो असल में PTI के लोग थे वो कहाँ है? ये तो अभी जो आपको नजर आ रहे हैं, इट्स ओनली मैसेंजर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जावेद चौधरी सर, लास्ट कमेंट आपसे लूँगी। ये जो ऑल इज़ नॉट वेल वाली बात जो मोहसिन बेग साहब के नाम से बड़ी मशहूर हुई, और फिर उन्होंने कहा नहीं वफाक तो नहीं, लेकिन पंजाब शायद। बट सर हमने ये भी देखा कि जब इकॉनमी पे जब बात हुई तो SIFC के अपने जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने भी कुछ इश्यूज़ और कुछ चीज़ें रेज़ की। फिर मालिक साहब ने खबर दी, जावेद चौधरी साहब आपके भी इल्म में होगा, कि ये कहा गया कि जो फ़ौज ने डिलीवर करना था वो कर दिया, अब हुकूमत की बारी है। तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस हैं, मीट नहीं हो पा रही हैं, क्या मामला है? किस तरह देख रहे हैं आप रिलेशनशिप को इस वक्त? मेरा नहीं ख्याल जी कि ये कोई बात दुरुस्त होती है, ऑल इज़ नॉट वेल, बल्कि ऑल इज़ वेल। इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो पंजाब की गवर्नमेंट है या वफाक की गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा और अच्छा वन पेज जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है। और ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है, अगर हम ये सोच लें कि ये सब कोई इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है, तो फिर ये जहन में रखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बेहतर प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट को कोई नहीं मिल सकता। और दूसरी साइड से मरियम नवाज साहिबा से भी बेहतर CM जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी वजह यह कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है किसी जगह पे भी। और हर चीज़ जब स्मूथली चल रही है तो कहाँ से ये कहा जाएगा कि जी ऑल इज़ नॉट वेल। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आइडियल कंपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आई नहीं, और ना ही को आने वाले दिनों में आएगी, कि जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है और बस चुप करके पुरानी तनख्वाहों पे सब काम कर रहे हैं, बल्कि बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारे काम जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अब देखें 26वीं तरमीम हुई, हो गई, 27वीं की ख्वाहिश हुई, वो भी हो गई। अब अगर 28वीं तरमीम भी चाहिए जाएगी तो गवर्नमेंट वो भी कर देगी। तो इस हद तक जो मेरा ख्याल है लिक्विड गवर्नमेंट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी इससे पहले आई है, या इससे पहले या इसके बाद कोई मुमकिन है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे चौधरी साहब, मैं आपकी बात माजरत काट रही हूँ, सब चीज़ें ठीक चल। मैं आपकी ये जो 28वीं तरमीम भी आ जाएगी, अब इसमें NFC अवार्ड वाला मामला भी है, दीगर सूबों वाला मामला भी है। तलाल चौधरी साहब ने भी आज भी उन्होंने बात की है मजीद सूबों की। तो इस पर पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो हमें और आपको पता है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, जो मजीद सूबे बनने हैं ना जी, उसके लिए तो पूरा आइन आपको बदलना पड़ेगा ना। वो इस तरह नहीं होगा कि आप आसानी से उसको तब्दील कर लेंगे। ठीक है, ये ख्वाहिश है सबकी, ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए। मुझसे पूछें, मैं भी कहूँगा कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए, लेकिन उसके लिए तो आपको पूरा जो आइन है उसकी हैयत को तब्दील करना पड़ेगा। और NFC अवार्ड जिसमें कहा गया कि ये बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। सिंपल मेरा ख्याल है इसका फैसला को आने वाले केसेस होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि सिंध के अंदर को नए केसेस निकल आते हैं करप्शन के, बहुत खौफनाक, लोग पकड़े जाते हैं और लोग गवाही दे देते हैं कि जी हम ये यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, तो उसके बाद हो सकता है फिर 2-3 जो वजारतें हैं जो सूबों की हैं उसके पैसे सरेंडर हो जाएँ। लेकिन सरदस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कभी भी सरेंडर नहीं करेगी, ना वो हेल्थ मिनिस्ट्री को करेगी, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री पे करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी के अंदर है। बहरहाल वफाकी गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ये जो कर्जे अदा करने हैं उसकी किस्तें जो सूबों के ऊपर डाली जाएँ। मुझे नहीं लगता कि उसका भी कोई इम्कान हो सकता है। ये इसके लिए ज़ाहिर है उससे पहले एक फ़िज़ा तैयार की जाएगी जो अभी सरदस्त मुझे नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही।
ठीक है मोहसिन बेग साहब, योर कमेंट, लास्ट वन लाइनर सर। 28वीं तरमीम मुमकिन तौर पे जो आ रही है उसकी रोशनी में पीपल्स पार्टी का रिएक्शन। देखिए अभी तो उसका मसवदा तैयार कर रहे हैं, वो नेचुरली इनकी मुशावरत से ही होगा। वो इनकी मुशावरत के बगैर तो वो 28वीं तरमीम ना वो लाएंगे ना उसको पेश किया जाएगा। तो जहां तक NFC अवार्ड है वो भी इनसे मेरे ख्याल में नेगोशिएट कर लेंगे। जहां तक प्रोविंसेस की बात है, नेचुरली वो सूबाई असम्बलियों से ही पास होना है, और वो अगर कानून साजी करते हैं सूबाई असम्बलियां, जैसे कि साउथ को पंजाब की असम्बली, पंजाब असम्बली ने पास किया हुआ बिल, तो बाकी सूबों के लिए भी वो मुशावरत के बगैर, तो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर ये कहीं भी वो तरमीम लाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मोहसिन बेग साहब। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बात वही है, क्योंकि आज तलाल चौधरी साहब ने भी ये गुफ्तगू जब की थी तो उन्होंने जो बातें आज के केस के बारे से इमरान खान साहब पे की थी, वहीं पर उन्होंने सूबों की दोबारा से भी बात की थी। लेकिन आने वाला वक्त PTI के लिए तो पता नहीं, क्योंकि अगर PTI की बात की जाए तो अवाम है या खान है। बीच की PTI तो बस एक है जो कि काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यकीनन अच्छा नहीं है और जो इस वक्त हालात है। लेकिन फिर जावेद चौधरी साहब ये भी साथ के साथ कह रहे हैं, या मोहसिन बेग साहब भी, दोनों का इस पर कंसेंसस है कि अगर PTI ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिहेव किया और ख़ासतौर पे अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा लगाम डाली, तो शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।